हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसका नेम है रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत। ओके भाई, क्या बात है यहाँ पे? रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बोर्ड पेपर के लिए भी मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके बोर्ड पेपर में इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। बस आज का ये वीडियो आप लोग एकदम अच्छे से पूरा लेक्चर देख लेंगे ना, तो आपको ये मान करके चलिए कि 5 नंबर यहाँ से पक्का हो जाने वाला है। ओके, तो आप लोगों को पता है, जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं भाई, वो जानते होंगे कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, और बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, ठीक है, इसका अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कोलिजन थ्योरी। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शंस, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी हमारे पास अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास जब होती है मेरे भाई, तो क्या होता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो अभिकारकों के मध्य, जैसे मेरे भाई हमारे पास मान लो कि हमारे पास दो अभिकारक है। क्या है? दो अभिकारक है। एक हमारे पास है ए और दूसरा बंदा हमारे पास है बी। ध्यान से देखिएगा कि एक चीज़ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम पूरे फील के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी रटाऊंगा नहीं भैया। ए और बी हमारे पास ये क्या है? हमारे पास दो अभिकारक है। क्या है भैया? दो अभिकारक है हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब हमारे पास यहाँ पर ये ए और बी क्या है? दो अभिकारक हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे, जो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो आप लोगों को लगता होगा कि ये दोनों आपस में बस यूं ही रिएक्शन कर लेते हैं, आपस में यूं ही रिएक्शन। जैसे ए बी है, ए और बी को हम लोगों ने दो अभिकारक को ले लिया, ए और जब ये दोनों आपस में मिल करके हम लोगों को प्रोडक्ट दे देंगे फटाफट से ए बी। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रिएक्शन इतना इजी से हो जा रही है, जैसे आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे कि ए को अभिकारक को लिया और बी अभिकारक को लिया, और हम लोगों ने दो अभिकारक को लेकर के फटाक से हम लोगों ने प्रोडक्ट के रूप में क्या बना दिया दोस्तों? प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर उत्पाद के रूप में ए बी को हम लोगों ने बना लिया है, बस दो अभिकारक से ए और बी। लेकिन इसके अंदर की बात आप लोग अभी नहीं जानते हो मेरे भाई, उसी सब चीजों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे मेरे भाई। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो अभिकारक हमारे होते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो हमारे अभिकारक होते हैं उनके मध्य एक टक्कर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संघट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघट्ट। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों संघट्ट। तो हम लोग वही जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट यानी कोलिजन थ्योरी क्या है, संघट्ट सिद्धांत क्या है दोस्त। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इस टॉपिक का फील दे रहा था। अब हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमारे पास जो अभिकारक होते हैं, वो क्या करते हैं? वह आपस में टक्कर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं संघट्ट। ठीक है, आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। अब यहाँ पर टक्कर ये नहीं कि मतलब किसी भी प्रकार से हो जाए। टक्कर जो हमारी होती है वह क्या होती है? वह एक उचित अभिविन्यास में होनी चाहिए, एक अभिविन्यास में होनी चाहिए दोस्त। किस में होनी चाहिए? एक अभिविन्यास में होनी चाहिए। अब देख लो, मान लो हमारे पास यहाँ पे ये मार्कर है, तो अगर हम बोलें ये हमारे पास एक अभिकारक है, ये हमारे पास दूसरा अभिकारक है, ये हमारे पास ए है, सपोज ये हमारे पास बी है। अब अगर यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन करवाना है, अभिक्रिया करवाना है, तो भैया हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग सिंपली दोस्त यहाँ पर एक निश्चित टक्कर करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसे करवा दो या ऐसे करवा दो तो हम लोगों का ये जो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। हम लोगों को रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पर मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पर एक निश्चित
अभिविन्यास में, एक निश्चित अभिविन्यास में यहाँ पर क्या करवाना है, टक्कर करवाना है। तो जैसे ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी है, तो जब एक निश्चित अभिविन्यास में इस प्रकार से करेंगे तभी हमारे पास जाके हमारा अभिकारक, हमारा ये उत्पाद बनेगा। यानी एक निश्चित अभिविन्यास में टक्कर, यानी निश्चित अभिविन्यास का मतलब दोस्त कि एक प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। ठीक है, सभी टक्करों से हमारा जो उत्पाद है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, एक प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, उत्पाद बनने के लिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चीजों को आप लोग लिख कर चलिए, उत्पाद बनने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए कौन सा टक्कर होना चाहिए, प्रभावी टक्कर होना चाहिए, प्रभावी टक्कर होना चाहिए। ये इतनी बात क्लियर है। अगर इतना पॉइंट, ये सब बातें आप लोगों को क्लियर है मेरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को एक बार शुरू से देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाने वाली हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा भाई कि उत्पाद बनाने के लिए प्रभावी टक्कर होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को इतना चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। सपोज हमारे पास देख लो, इस पॉइंट को हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझा दें। हमारे पास मान लो कोई एक कंपाउंड है, हमारे पास कोई एक कंपाउंड है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड है CH3CH। जब आप लोगों को मैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें ये रिएक्शन आप लोगों को मिलेगा। मान लो हम लोग यहाँ पर OH, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, OH हमारे पास है, ये हमारे पास है OH, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इस पर माइनस चार्ज होता है। और आप लोगों को पता है जो हमारे पास ब्रोमीन है दोस्त, ये भी हमारे पास माइनस चार्ज होता है इस पर भी। ठीक है, इस ये कार्बन है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है मान लो। ओके, हम लोगों को इन्हीं दोनों से मतलब है। अब देखना मेरे भाई क्या होगा कि ये हमारे पास एक अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक हमारे पास ये है। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया कि उत्पाद बनाने के लिए एक क्या होना चाहिए, प्रभावी टक्कर होना चाहिए, या जो हमारे पास एक उचित अभिविन्यास होना चाहिए, एक उचित अभिविन्यास होनी चाहिए, उचित अभिविन्यास होनी चाहिए, या प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। जिससे आप चाहे प्रभावी टक्कर बोल दो या उचित अभिविन्यास बोल दो, बात एक ही है भाई। अब देखना यहाँ से OH हमारा जो है हाइड्रोक्साइड OH समूह जाएगा इस तरीके से, इस कार्बन पर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जो हमारे पास है ये भी निगेटिव है, ऑलरेडी ये भी निगेटिव है। तो निगेटिव आप लोगों को पता है कि आगे जब हमारा सेम होता है तो प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल्सन होता है। तो इजीली ये यहाँ पर कार्बन के साथ बंध नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि दोस्त निगेटिव ऑलरेडी ये भी है, निगेटिव ये भी ऑलरेडी है। और आप लोगों को मैंने बताया कि टक्कर जो होना चाहिए उत्पाद बनाने के लिए प्रभावी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टक्कर है प्रभावी नहीं हो रहा है, एक उचित अभिविन्यास में टक्कर नहीं, एक उचित अभिविन्यास नहीं हो रही है दोस्त, उचित अभिविन्यास नहीं हो रहा है। तो जब उचित अभिविन्यास नहीं होगा, या बोलो आप जब एक प्रभावी टक्कर नहीं होगा तो हमारे पास उत्पाद क्या होगा, बनेगा ही नहीं, उत्पाद बनेगा ही नहीं भाई। समझ में आ रही है बातें। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, नहीं बनेगा। अब अगर यही बात आप लोगों को मैं बताऊं कि मान लो हमारे पास यही है, यही कंपाउंड हमने यहाँ पर ले लिया है सेम कंडीशन में इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है, हमारे पास ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। अब देखना भाई, यहाँ से हम लोग अगर देखें OH माइनस को यहाँ से हम लोग लाएं इसको, तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको सामने से लाए तो यहाँ पर हम लोगों को अभी प्रोडक्ट में कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हम लोगों को ने इसको पीछे से अटैक करवाया, तो इजीली यहाँ से ये धीरे धीरे इस तरीके से कंपाउंड एक बना लेगा दोस्त। क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा पीछे में OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पर भी आ जाएगा H। ठीक है, और ये Br जो है वह इजीली बाहर निकल जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गई बातें। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए या उत्पाद बनने के लिए दोस्त क्या होना चाहिए, प्रभावी टक्कर का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टक्कर है प्रभावी हुआ है, जैसे मैंने आपको इस मार्कर से एग्जाम्पल दिलाया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखना इस रिएक्शन को हम लोग SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग SN2 रिएक्शन बोलते हैं। आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है दोस्त। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गया है। अब मैंने आपको बताया कि उत्पाद बनने के लिए क्या होनी चाहिए, एक चीज बहुत ही जरूरी है कि उत्पाद बनने के लिए प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन दो, एक और कंडीशन हमारे पास आती है दोस्त। ये कंडीशन हमारे पास एक है, स्थिति एक है, क्या बनने के लिए, उत्पाद बनने के लिए। अब अगर हम आपको एक और बात यहाँ पर बताएं कि उत्पाद बनाने के लिए हम दूसरी कंडीशन को पढ़ें, ये हमारे पास
पहली कंडीशन थी और ये हमारे पास अब दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या होगी, तो दोस्तों दूसरी कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, तो दूसरी कंडीशन में जो हमारे पास अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है या क्रियाकारक है मेरे भाइयों, थोड़ा सा पेन का यूज कर लूँ मैं अलग अलग। जो हमारे पास अभिकारक है, जो हमारे पास क्या है, अभिकारक है, अभिकारक, जो हमारे पास अभिकारक है या बोल दो क्रियाकारक, अभिकारक है क्रियाकारक, तो जो हमारे पास अभिकारक होते हैं उनके पास एक विशेष प्रकार की एनर्जी होती है। अभिकारक के पास क्या होती है दोस्त, ऊर्जा होती है, एक प्रकार से ऊर्जा होती है जिसे हम लोग बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा, या हम लोग बोलते हैं देहली ऊर्जा। इसी को देहली ऊर्जा क्या होनी चाहिए दोस्त, कोई भी अभिकारक है तो उसके पास एक एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा या देहली ऊर्जा। किसके पास, अभिकारक के पास, तभी हो पाएगा। और हमने बताया कि उत्पाद बनने के लिए जो हमारे पास अभिकारक है दोस्त, अभिकारकों के मध्य क्या होना चाहिए, टक्कर संघट्य होनी चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जो टक्कर है प्रभावी होनी चाहिए या उचित अभिविन्यास में होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन हुई उत्पाद बनने की। और दूसरी कंडीशन ये है कि अभिकारक के पास एक विशेष प्रकार की एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा या देहली ऊर्जा। अभी हम लोग संकीर्ण ऊर्जा को भी जानेंगे दोस्त कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है संकीर्ण ऊर्जा। अब सबसे पहले हम लोग जान लें कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। हम लोग एक प्यारा सा एग्जांपल ले रहे हैं दोस्त, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। दोस्त हमारे पास एक रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और किसको, H2 और I2 को, H2 और I2 यहाँ पर मिल करके 2HI इस तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे छात्रों को लग रहा होगा कि सर जी यहाँ पे जैसा हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इतना इजी से रिएक्शन हो गया, ये इतना इजी हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभिकारक, सभी जो हमारे पास ये अभिकारक हैं इनके पास एक प्रकार की एनर्जी होनी चाहिए, एक प्रकार की ऊर्जा होनी चाहिए दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लिख लीजिएगा आप लोग, एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं भैया। हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने मिला है तो इजीली हम लोगों को 2HI मिल गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या, मैं एक एक चीज आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। कसम से भाई आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जिंदगी में किसी और लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं है, इतना बेसिक से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से इसमें दोस्त हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है वो टूटेगा। सबसे पहले आप लोगों को पता है कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले जो पुराने बंध रहते हैं वो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो पुराने बंध जो हैं, जैसे यहाँ पर आयोडीन का हो गया, इसका भी टूटेगा बंध। इसका क्या होगा, सबसे पहले H2 का धीरे धीरे बंध टूटेगा, I2 का भी धीरे धीरे बंध टूटेगा। तो हाइड्रोजन का बंध टूटेगा, आयोडीन का बंध टूटेगा और यहाँ पर H और I के बीच का बंध धीरे धीरे दोस्तों जुड़ेगा। H का बंध टूटेगा, I का बंध टूटेगा, H और I का बंध धीरे धीरे जुड़ेगा और यहाँ पर भी H और I का बंध भी जुड़ेगा, दो अणु है तो यहाँ पर 2HI, दो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास बनता है दोस्तों, ये हमारे पास जो बनता है इस पूरे को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, इतने जो हमारे पास है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती, ठीक है। क्या होता है दोस्त, मध्यवर्ती होता है। मैं आप लोगों को अभी संकीर्ण ऊर्जा बताने वाला हूँ, अभी संकीर्ण ऊर्जा बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारे पास मध्यवर्ती होता है, ये हमारे पास अभिकारक है इतना पोर्शन और ये हमारे पास उत्पाद है इतना पोर्शन। ये सब चीजें आप लोगों को आई होप की समझ में आ रही होगी भैया। अब यहाँ पे देखना दोस्त, आप लोग क्या करोगे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि कोई भी रिएक्शन है वह डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं हो रही है। आप लोग नोट पॉइंट में लिख लेना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग नोट पॉइंट में लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी रिएक्शन जो डायरेक्ट नहीं होती है, कोई भी रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती है कि अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा। सबसे पहले हमारे पास बनता है अभिकारक, हम लोग लेते हैं सिंपली अभिकारक को, अभिकारक से हमारे पास बनता है दोस्त मध्यवर्ती,
जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो पुराने बंध होते हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं और नए बंध यहाँ पर बनते हैं, ये इस प्रकार से। तो मध्यवर्ती बनता है और मध्यवर्ती से पुनः हमारे पास उत्पाद का निर्माण होता है। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट होता है हम लोगों के पास, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट बनता है और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट जाकर के बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है कोई भी रिएक्शन होने के लिए। अगर किसी कारणवश मान लो मध्यवर्ती जो हमारे पास इंटरमीडिएट है, अगर ये नहीं बना, मतलब कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा ही नहीं, आयोडीन आयोडीन के बीच का बंध टूटेगा ही नहीं, और ना ही हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बंध है वो बनेगा। तो जब कुछ होगा ही नहीं यार, यानी मध्यवर्ती, सिंपल बात है कि अगर मान लो मध्यवर्ती ना बने तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या होगा, नहीं होगा। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिए और लिख लीजिए इस बात को जो मैंने बोला है। वीडियो को फिर से पॉज करके पीछे करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। तो मैंने आपको बता दिया कि अभिकारक से सबसे पहले मध्यवर्ती बनेगा, फिर उसके बाद हमारे पास उत्पाद बनेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा बताया कि कोई भी रासायनिक, कोई अभिकारक है उसके पास एक विशेष प्रकार की एनर्जी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा, जैसे हम लोग बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। अब यहाँ पे देखना, संकीर्ण ऊर्जा का मैं आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा बता दे रहा हूँ, अगर इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो संकीर्ण ऊर्जा हम लोग किसे बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग किसे बोलेंगे, मैं इसका परिभाषा आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। और पिछले वर्ष ये पेपर में आया भी था दोस्त, इससे पिछले वर्ष में ये पेपर में यहाँ से प्रश्न आया भी था कि संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है दोस्त, इसका परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ऑलरेडी कि अभिकारक से मध्यवर्ती बनने में जो एनर्जी लगती है इसे हम लोग बोलते हैं ई से एनर्जी, और ए हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ए मतलब संकीर्ण ऊर्जा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया मेरे प्यारे भाइयों, क्या मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब हमारे पास अभिकारक से मध्यवर्ती बनने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई, आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से मेरे भाई क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई है तो भी कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार शुरू से देखिएगा, 100% चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गई मेरे भाई, तो अब हम लोग संकीर्ण ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको बता दिया ई इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लो किसी कारणवश संकीर्ण ऊर्जा, बच्चों मैंने आपको बताया कि अभिकारक से मध्यवर्ती बनेगा, मध्यवर्ती से उत्पाद, अगर मध्यवर्ती ना बना तो सिंपल सी बात है उत्पाद हमारा बनेगा ही नहीं, क्योंकि ना ही नए बंध, पुराने बंध टूटेंगे और ना ही नए बंध का यहाँ पर निर्माण होगा। सिंपल सा मैंने बात आप लोगों को यहाँ पर बता दिया मेरे भाई। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात और समझनी होगी, कौन सी बात है भैया, यहाँ से एक बात समझनी है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मोबाइल का। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा इससे प्रदर्शित करते हैं ई से। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि अगर हमारे पास ऊर्जा जो है संकीर्ण ऊर्जा, जैसे हम लोग प्रदर्शित किए हैं ई से, ठीक है, कोई भी ऊर्जा है हमारे पास, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वह संकीर्ण ऊर्जा के बराबर है। हमारे अभिकारक के पास जो एक प्रकार से एनर्जी है, जैसे हम लोग बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। अब संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर अभिकारक के पास जो हमारे पास ऊर्जा है, एनर्जी है, संकीर्ण ऊर्जा के बराबर है, ये के बराबर है, तभी हमारे पास दोस्तों उत्पाद बनेगा। और अगर एनर्जी, अगर जो हमारे पास अभिकारक के पास एनर्जी है वह संकीर्ण ऊर्जा के बराबर नहीं हुई, तो हमारे पास उत्पाद नहीं बनेगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो यानी जो अभिकारक के पास एनर्जी होनी चाहिए वो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। तो आई होप कि बच्चों ये भी पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ में समझाना चाहता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। मान लो अगर हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाए दोस्त, बस लास्ट कुछ पॉइंट आप लोग रुकिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर
इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारे पास जो है, ठीक है, अभिक्रिया निर्देशांक है ये, इस पॉइंट को हम लोग ले लिए, अभिक्रिया निर्देशांक। ये हमारे पास मान लो ऊर्जा है, और जो कि हम लोग इसको, इस ऊर्जा को मान सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखना ध्यान से मेरे भाई, हमारे पास यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, इसकी एनर्जी आप लोगों को मैं बता दूँ इस तरीके से मेरे भाई हो रही है, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बार ग्राफ में बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई अभिकारक होगा, अभिकारक से क्या बनेगा दोस्त, मध्यवर्ती, वेरी नाइस। मध्यवर्ती से क्या बनेगा भैया, उत्पाद बनेगा। मैंने अभिकारक को R से प्रदर्शित कर दिया और इसको हैज से, इसको हैज से इस प्रकार से, और उत्पाद को हम लोगों ने किससे प्रदर्शित कर दिया, प्रोडक्ट से, P, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले रिएक्टेंट, यानी यहाँ पर हमारे पास अभिकारक है, हमारे पास प्रोडक्ट है। तो दोस्त मैंने आपको बताया कि कोई भी अभिकारक है, अभिकारक से मध्यवर्ती कैसे बनेगा, अभिकारक से, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अभिकारक से मध्यवर्ती बनने के लिए एक प्रकार से एनर्जी लगती है, जिसे हम लोग बोलते हैं EA, सांक्रियण ऊर्जा। तो मेरे प्यारे साथियों, मान लो यहाँ से हमारे पास हैज, यहाँ पर हैज का मतलब मध्यवर्ती, सबसे पहले मध्यवर्ती बनेगा तभी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट से मध्यवर्ती बनने में हमारे पास, मान लो हमारे पास मध्यवर्ती यही पॉइंट है, यही पॉइंट है दोस्त। तो इसके बीच में क्या लगना चाहिए, एक संकीर्ण ऊर्जा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में, रिएक्टेंट से मध्यवर्ती के बीच की जो एनर्जी होती है, इतना इतना एनर्जी हम लोगों को चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा दोस्त, मध्यवर्ती बनेगा। तो उसी को हम लोग मतलब रिएक्टेंट से मध्यवर्ती के बीच की जो एनर्जी होती है उसे हम लोग बोलते हैं सांक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, सांक्रियण ऊर्जा है। अब यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं दूसरा पॉइंट, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और ग्राफ ले रहा हूँ, अभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हमारे पास सेम ग्राफ ले लेना है, अभिकारक निर्देशांक, और ये हमारे पास ऊर्जा है जो कि एक प्रकार से स्थितिज ऊर्जा है। अब सिंपल यहाँ पर भी हम लोगों को रिएक्टेंट लेना है, इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर करवा लेना है दोस्त, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पर ही है, यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। अब आप लोग एक बात यहाँ पर समझिएगा कि प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर हैज है, हैज का मतलब क्या है, मध्यवर्ती। अब आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट को नोट करिएगा दोस्त कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो है वो EA है, EA का मतलब सांक्रियण ऊर्जा, इतना एनर्जी देना पड़ता है तभी हमारे पास मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट बनता है। अब यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा अपने माइंड में मेरे भाई कि यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से पहले मध्यवर्ती बन रहा है, उसके बीच की एनर्जी, उसको हम लोग एक एनर्जी देना पड़ता है जैसे हम लोग बोलते हैं सांक्रियण ऊर्जा। यहाँ पर भी हम लोगों को एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर भी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लो यहाँ से जब हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है दोस्त, तो वह रिएक्टेंट से नीचे ग्राफ में चला जा रहा है। रिएक्टेंट से नीचे ग्राफ में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास एनर्जी है डेल्टा H एनर्जी है वो क्या है, वह नेगेटिव है, क्योंकि दोस्त प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे चली जा रही है। कितना नीचे चली जा रही है, कितना नीचे चली जा रही है, इतना नीचे, इतना नीचे चली जा रही है, ठीक है, इतना नीचे। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा H का मान आएगा वो हमारे पास आएगा निगेटिव, और यहाँ पर डेल्टा H का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ही है प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट से ऊपर की तरफ ही प्रोडक्ट, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा डेल्टा H का मान। ये बात समझ गए। अब यहाँ पर देखना, ये हमारे पास उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा छेपी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा H का मान निगेटिव आ रहा है दोस्त, यानी इसमें क्या होगा, हम लोगों को हीट यानी उष्मा क्या होगी दोस्तों, मुक्त होगी। जैसे हमारे पास अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा भी मुक्त होगा, यानी हीट निकलेगा, यानी ये एक प्रकार से उष्मा छेपी अभिक्रिया है। और इसका डेल्टा H क्या है, निगेटिव है, इसका डेल्टा H पॉजिटिव है। ये हमारे पास कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसमें रिएक्टेंट से हमारे पास जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें हम लोगों को उष्मा देना पड़ेगा, यानी इसमें हीट निकलेगा और इसमें हम लोगों को उष्मा देना पड़ेगा, यानी इसको हम लोगों को गर्म करना पड़ेगा और इसको हम लोगों को गर्म नहीं करना पड़ेगा। इसको हीट का मतलब दोस्त कि हम लोग रिएक्टेंट को लेंगे और उसको गर्म कर देंगे, तभी हमारे पास जाकर के प्रोडक्ट बनेगा, यानी
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर इतनी चीज़ें आप लोगों को ये ग्राफ भी यहाँ से समझ में आ गया दोस्त, तो अब हमारा यहाँ पे आप लोगों को जो पढ़ाने का बताने का इस वीडियो में जो हमारा एक टारगेट था वो पूरा हो रहा है दोस्त। मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया का संघटित सिद्धांत क्या होता है, ये सब चीज़ों को मैंने आपको एग्जाम्पल से दो एग्जाम्पल से देखे एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया है। और संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया का संघटित सिद्धांत पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। और आपके पेपर में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। यानी यहाँ से जितना मैंने आपको बताया, यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर में, मैं गारंटी ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में 100% मेरे भाई पूछेगा। तो तैयार कर लेना, भूलना मत। और इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करें दोस्त। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यानी समझ में आ गया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चे पढ़ सकें जिनके पास कोचिंग करने का फीस नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।